वेलकम स्टूडेंट्स। इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर उसको डिस्कस करेंगे। पालमपुर इसमें एक इमेजिनरी विलेज है जिसकी कल्पना मात्र की गई है कि एक ऐसा विलेज है, एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनरी, बिल्कुल काल्पनिक गांव है। उसकी मदद से हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि एक जो विलेज होता है उसके लोगों का रहन सहन, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ का सोशल कंपोजिशन, ये सब चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की गई है। पालमपुर गांव में कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, जैसे फार्म एक्टिविटी, नॉन फार्म एक्टिविटी। हम इसमें कई चीज़ें और भी सीखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, फर्टिलाइजर्स, कई चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। लैंड की सस्टेनेबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे, लेबर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कई चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में चलते हैं आगे। ये आपका है ओवरव्यू। ओवरव्यू में सबसे पहला पॉइंट है पर्पस टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट डिटेन इन प्रोडक्शन। यानी कि इस पूरे चैप्टर की मदद से हम सबसे पहले जो चीज़ सीखेंगे दैट इज सम बेसिक को ठीक कर लीजिएगा ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिटेन इन प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो पहले पॉइंट का मतलब हुआ कि जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोडक्शन किसका, सर्विस और गुड्स का। किसका प्रोडक्शन, सर्विस या गुड्स एंड सर्विस का। एक मिनट, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो प्रोडक्शन है उनको किस तरह से किया जाता है, एक गांव के कल्चर में उन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है। जो गांव होते हैं, गांव में जो सबसे मेन एक्टिविटी या जो सबसे ज़्यादा लोग जिस गांव में या गांव के लोग जिस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं वो होता है फार्मिंग या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मोर देन 70 to 80% लोग फार्मिंग एक्टिविटी में, फार्मिंग या अलीड सेक्टर, फार्मिंग अलीड सेक्टर जैसे फिशरीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं। बाकी लोग अदर नॉन फार्म एक्टिविटी। नॉन फार्म एक्टिविटी कैसे, जैसे किसी ने दुकान खोल ली, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर लिया, डेयरी कर ली, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, छोटी दुकान करके बैठ गए। इसके अलावा ये सब चीज़ें एक्टिविटी जो हैं ये आती हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में। हम डिटेल में इनको आगे डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम इन सबको अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस रहेगा फार्मिंग पे, फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ है उसको भी एग्जीक्यूट करने के लिए या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी यदि होंगी तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें वेरियस रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, चाहे से वो रिसोर्सेज नेचुरल हों, ह्यूमन एफर्ट्स हों या मनी हों। तो रिसोर्सेज आपने सीखा है ज्योग्राफी में, प्रीवियस क्लास में भी, भाई नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं 3 प्रकार के। तो इन सब रिसोर्सेजों को क्या करना पड़ता है, कंबाइन करना पड़ता है। इनको सबको कंबाइन करके और डिजायरेबल या जो हमारी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने की जो मंशा होती है उसको पूरा करने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगला है इसमें कनेक्टिविटी। यानी गांव जो है, इस गांव पालमपुर में एग्जांपल दे रखा है कि गांव जो है वो ऐसी जगह सिचुएटेड है कि उसकी जो रोड कनेक्टिविटी है, जैसे मानो ये छोटा गांव है, ये कोई इससे बड़ा गांव है, यहाँ की जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। कैसी है, अच्छी। तो यदि रोड कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी तो जो हमारे प्रोड्यूस होंगे, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम पैदा करेंगे उनकी सर्विस हम आराम से कर सकते हैं, उनका एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। या जो गुड्स एंड सर्विस हम पैदा करते हैं उनके लिए इनपुट चाहिएगा। इनपुट जैसे हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अच्छे सीड्स चाहिए, सीड्स की क्वालिटी चाहिए जो कि शहर से आएंगे, फैक्ट्रियों से आएंगे। फर्टिलाइज़र्स
पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें हमें चाहिएंगी। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कनेक्टिविटी, क्योंकि कनेक्टिविटी दो तरफा काम करती है। एक तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरा हमारे लिए जो इनपुट होगा या जो रॉ मटेरियल होगा उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट। सोशल कंपोजिशन, सोशल कंपोजिशन की हम बात करें तो पर्टिकुलर जो गांव का एग्जांपल दे रखा है पालमपुर, बेसिकली सभी गांवों की लगभग ऐसी हालत है। तो हमें इस गांव की मदद से हमारे देश का जो कल्चर है गाँव का वो समझाने की कोशिश की गई है। तो सोशल कंपोजिशन की हम बात करें तो सोशल कंपोजिशन में इसमें एग्जांपल दिया गया है कि वहाँ लगभग 450 फैमिली है एक गांव में। 450 फैमिली हो गई टोटल फैमिली। अब इनका कंपोजिशन कैसे है? इनका कंपोजिशन ऐसे है कि 80 यानी 450 मानो या 400 मानो या 500 मानो, उसमें से 80 जो फैमिली हैं वो कैसी हैं? पावरफुल या अपर कास्ट की। कौन सी हैं? अपर कास्ट। ये अपर कास्ट फैमिली है। बाकी जो कॉम्बिनेशन बच गया उसमें लोअर कास्ट। उनमें कौन सी है? लोअर कास्ट या डिप्रेस्ड सेक्शन या मार्जिनलाइज सेक्शन, या आप ये बोलो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, दलित्स, ये सारे उसमें आते हैं। अब इनके रहने का हिसाब किताब कैसा है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग जो हैं उनके पास, जैसे मान लो ये पूरा गांव है, इनमें अपर कास्ट के लोगों की संख्या है 80 और वो जो बच गए वो कितने बच गए? 370। लेकिन इसमें जो मेजर पार्ट है, जैसे मानो यहाँ तक का ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को किसके द्वारा ओन किया जाता है? 80 लोगों के द्वारा। यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास रिलेटिवली ज़्यादा ज़मीन और ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। वहीं 370 लोगों के पास एक तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्लस में इनके पास रिसोर्सेज भी कम है। तो ये कॉम्बिनेशन या सोशल कंपोजिशन हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। एक दूसरा एस्पेक्ट और डिस्कस करेंगे हम। लैंड की हमने बात कर ली। लैंड के अलावा ये जो 80 लोग हैं अपर कास्ट के लोग जो हैं, ये जो गांव का बिल्कुल अच्छा इलाका है वहाँ रहते हैं। वहीं डिप्रेस्ड सेक्शन के लोग या दलित्स वो रहते हैं गांव के किसी कोने में। और इनके जो घर होंगे किनके? अपर कास्ट के, ये वेल डिजाइंड, अच्छे प्लास्टर युक्त और पत्थर के या ब्रिक्स के या सीमेंटेड होंगे। ये कैसे होंगे? सीमेंटेड। वहीं हम बात करें तो मैक्सिमम जो घर हैं दलित्स के वो होंगे कच्चे, आपके घास फूस के या गोबर के जो घर होते हैं वो घर होंगे सारे। तो ये कंपोजिशन होता है। तो ये मैंने सोशल कंपोजिशन आपको बताया। ये पूरा हम ओवरऑल एक गांव के एग्जांपल से पूरे हमारा जो रूरल कल्चर है इंडिया का उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट है इसमें अम्यूनिटीज़। अम्यूनिटीज़ मतलब सुविधाएं, फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हेल्थ। हम यदि आज की बात हम करें तो इलेक्ट्रिसिटी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि पहले के ज़माने में हुआ करती थी। आज के ज़माने में मोर देन 90% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है। समझिएगा इस बात को, आगे भी हम इस चीज़ को कोरिलेट करेंगे कि आज लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे बड़ी कास्ट का हो, उन सबको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो उनको हमेशा मिलती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अब चूंकि हम फार्मिंग पे जोर दे रहे हैं और गांव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं ट्यूबवेल चलाने में। किसमें? ट्यूबवेल चलाएंगे और उसमें से पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे और अपनी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी आउट करेंगे, क्योंकि ये उनका बिजनेस हुआ। इसके अलावा फार्मिंग के अलावा हमने किया था कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कोई छोटी मोटी दुकान कर रखी है इंजीनियरिंग की, जैसे मान लो वेल्डिंग वगैरह की कुछ दुकानें हैं, तो वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का रोल हुआ। तो ये सारी एक्टिविटी किसके द्वारा की जाती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस जो है वो अब ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा है स्कूल्स। तो गाँव में स्कूल्स का जो ट्रेंड है वो आज ये है कि हर गांव में एवरेज तौर पर 2 स्कूल मिलती हैं। एक तो प्राइमरी स्कूल, एक अपर प्राइमरी स्कूल, यानी दोनों तरह की स्कूल होती हैं। तो यहाँ आराम से जो किसान हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हो, डेयरी सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्ट में हो,
शॉपकीपर हो, वो सभी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन वहाँ दिलवा सकते हैं। तीसरा यहाँ हेल्थ। पहले के समय में हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज एक गांव के 10 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई हॉस्पिटल आराम से मिल जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है या प्राइवेट डिस्पेंसरी जो है वो पक्की मिल जाएंगी। हॉस्पिटल चाहे से गवर्नमेंट रन हो या प्राइवेट हो, ये किसी प्रकार की फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। तो ये हमने इस पूरी स्लाइड की मदद से हमारे देश के गाँवों का कल्चर कैसा है, वहाँ का सोशल कंपोजिशन कैसा है, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रोड कनेक्टिविटी कैसी है। और कनेक्टिविटी में एक चीज़ मैं बताऊंगा, कनेक्टिविटी जैसे होती है रोड कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी होगी तो रोड कनेक्टिविटी के द्वारा क्या क्या चीज़ें से आप कर सकते हो। जैसे आपके पास ट्रैक्टर होगा, गांव में ट्रैक्टर होते हैं, जीप होती है, मोटरसाइकिल हो गई और मोटर व्हीकल हो गए। इसके अलावा आपने देखा होगा बुल कार्ट, बुल कार्ट होती है यानी जिसको पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। इसके अलावा आपने तांगों के बारे में सुना होगा, बोगीज। ये सब चीज़ें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इजी हो जाते हैं, क्योंकि यदि रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा ओवरव्यू। चलते हैं अगली स्लाइड पे। एक मिनट। इस स्लाइड में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, बात किस पे होगी? प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन का एम क्या होता है? प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? प्रोडक्शन का एम एक ही होता है, टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन किस लिए होता है? ताकि हम गुड्स और सर्विसेज बना सकें, गुड्स और सर्विस को जनरेट कर सकें या उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो ये प्रोसेस करने के लिए, यानी गुड्स और सर्विसेज को पूरा करने के लिए या प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए 4 फैक्टर या रिक्वायरमेंट है। 4 फैक्टर या रिक्वायरमेंट है, उनको हम अलग अलग से सीखेंगे। पहले आप इनके नाम नोट कीजिए। सबसे पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके अलावा हम अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब क्या हो गई? अदर नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा हो गया आपका लेबर। लेबर में क्या होगा? लेबर में आप स्किल्ड वर्कर भी हो सकते हैं और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। यानी एक के पास कोई विशेष काम करने, जैसे कोई पर्टिकुलर मशीन है तो उसको भाई कोई स्किल्ड पर्सन ही चला सकेगा। अनस्किल्ड वर्कर जो होते हैं, जो किसी भी प्रकार के काम या छोटे मोटे काम में अपना सहयोग देते हैं। ये हुआ आपका लेबर। दोबारा फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तीसरा है फिजिकल कैपिटल, चौथा है ह्यूमन कैपिटल। तो अब हम इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। देखो जैसा कि नाम से लग रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, चाहे से वो फार्म एक्टिविटी हो, नॉन फार्म एक्टिविटी हो, उसके लिए लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके अलावा फॉरेस्ट कवर, यदि लकड़ी पे आधारित कोई काम होगा तो फॉरेस्ट लकड़ी चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए मिनरल्स, मिनरल्स आधारित कोई काम होगा, जैसे आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है तो आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए। तो किसी भी प्रकार की सर्विस और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस फैक्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये आपने सीखा। दूसरा है हमारा लेबर। दूसरा क्या है हमारा? लेबर। लेबर में क्या आता है? लेबर में वही सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी। लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क, यानी जो लोग होंगे जो काम करेंगे वो सब क्या होंगे? लेबर होंगे। अब इसमें 2 तरह के काम होते हैं। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर चाहिए। कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होंगी उसके लिए चाहिए आपको हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, मीन्स स्किल्ड वर्कर। कि पर्टिकुलर कोई काम होगा तो वो आदमी ही कर पाएगा जिसके पास इस तरह का एक्सपीरियंस होगा। ये हो गया आपका हाईली एजुकेटेड, या इस प्रकार की जो एजुकेशन होगी, जैसे
एक फैक्ट्री में मैनेजर भी होते हैं और अदर मजदूर भी होते हैं। तो मैनेजर के पास जरूर कोई ना कोई हाईली एजुकेटेड डिग्री होगी, और जो लेबर फोर्स अलग जो लेबर है वो क्या है, अनस्किल्ड है, वो एक कॉमन काम करेंगे। तो ये हुआ आपका लेबर फैक्टर दूसरा। आपको क्लियर हो रहा होगा सब चीज़ें। तीसरा है आपका फिजिकल कैपिटल। इसको हम फिजिकल कैपिटल, इसमें दो तरह की हम पढ़ेंगे। फिजिकल कैपिटल को दो में बांटा गया है। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल, एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में हम यदि देखें फिक्स्ड, तो जैसे नाम से ही लग रहा है कि फिजिकल कैपिटल मतलब ना तो ह्यूमन होगा और ना ही नेचुरल होगा। अब गैस करो तीसरी क्यों कौन सी होगी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन या आदमी ने जो चीज़ें बनाई जैसे मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स फिक्स्ड, एक मिनट, मीन्स फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत यदि हम फिक्स्ड कैपिटल देखें, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स ना तो वो लैंड होगा यानी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे और ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं होंगे। तो तीसरा बचा कौन सा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जैसे टूल्स होंगे, किसी भी प्रकार की कोई मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा। मशीन्स हो गई, क्या हो गया आपका, मशीन हो गया। और क्या हो गया आपका, बिल्डिंग्स, क्योंकि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए आपको मकान तो चाहिए, बिल्डिंग तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके फिक्स्ड कैपिटल में। इसके अलावा इसमें क्या होगा, टूल्स और मशीन के अलावा जैसे टूल्स और मशीन में ही हम डिस्कस करें तो जैसे किसान को फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी करनी है तो उसको क्या चाहिए, हल चाहिए। एक हल लकड़ी का हो या सोफिस्टिकेटेड मैनर में यानी विकसित मैनर में हो, मशीन्स हो जैसे ट्रैक्टर, टरबाइन, सॉरी आपका ये नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे जो कंबाइन जो मशीन होती है, आपने देखा होगा, कभी पिक्चर दिखाएंगे आपको। कंबाइन से दोनों तरह का काम करते हैं, कटाई भी होती है, उनकी जुताई भी होती है। तो ये सब चीज़ें हो गई, जनरेटर हो गए, टरबाइन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए। ये सब चीज़ें किस में आएंगी, फिजिकल कैपिटल में। एक इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है कि जो फिजिकल कैपिटल होता है इसको हम कई सालों तक यूज करते हैं, क्योंकि एक बार किसी मशीन को आपने एस्टेब्लिश कर दिया, किसी बिल्डिंग को या कोई और प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया तो उसको कई सालों तक यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका फिक्स्ड। अब याद करो इसमें दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, एक तो हो गया आपका फिक्स्ड, दूसरा हो गया वर्किंग, दूसरा हो गया वर्किंग। तो अभी तक हमने लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल का एक कंपोनेंट डिस्कस कर लिया। इसका दूसरा कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं वर्किंग। अब वर्किंग जो है वो आपके जो फिक्स्ड कैपिटल है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, इसमें आएंगे आपके रॉ मटेरियल, और आएगा आपका मनी। आपके हाथ में कितना पैसा है, आपकी जेब में कितना पैसा है, वो किस में होगा, फिजिकल कैपिटल में। क्योंकि ना तो वो लेबर में आएगा, ना लैंड में आएगा, ना नेचुरल रिसोर्सेज में, वो आएगा किस में, फिजिकल कैपिटल में। तो मनी और रॉ मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग डिस्कस करते हैं। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो या आपकी फार्म एक्टिविटी हो, उसमें रॉ मटेरियल तो चाहिए, रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो रॉ मटेरियल का हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई पोटर है, कोई वो बनाने वाला है, घड़ा बनाने वाला है या मटका बनाने वाला, उसको क्ले चाहिए कि नहीं चाहिए, मिट्टी, अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी, क्ले। जब क्ले उसको होगी तो वो अपना काम आगे बढ़ा पाएगा। अब कई बार क्या होता है कि क्ले वगैरह जो होती हैं वो इजीली नहीं मिलती, या हो सकता है किसी के दूसरे के आधिपत्य में हो, तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, मनी। और मनी का कहाँ खर्चा होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी मनी लगेगा, एडवांस पैसा भी देना पड़ सकता है। देखो ये सब चीज़ें किस में आएंगी, आपके वर्किंग कैपिटल में। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे वीवर्स जो होते हैं, बुनकर लोग जो होते हैं, उनको चाहिए यार्न, कपड़े यदि उनको बनाना है तो उनको क्या चाहिए,
यार धागा, और धागा खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, धागा हो गया रॉ मटेरियल, और धागे खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी। तो ये हो गया आपका मनी। तो ये दोनों चीज़ किस में हो गई, आपके फिजिकल कैपिटल के वर्किंग कैपिटल में। तीसरा और एग्जांपल ले लो, जैसे किसी इंडस्ट्री को आप एग्जांपल ले लीजिए, आपका आयरन और स्टील। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, आयरन और जो होती है वहाँ से आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको कच्चा लोहा चाहिए। तो इसके लिए मनी आपको चाहिए और कच्चा माल आपको चाहिए। तो ये हो गया आपका फिजिकल कैपिटल। लास्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इसका पार्ट भी हो सकता है। ह्यूमन कैपिटल को हम डिटेल में सीखेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने पीपल्स को, अपने लोगों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करेगी तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे या ह्यूमन कैपिटल होंगे। देखो और अच्छे से हम समझ सकते हैं, जैसे मानो एक कंट्री में 100 पीपल हैं और एक में 50 पीपल हैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेकिन जो 100 पीपल हैं उनको ना तो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है ना एजुकेशन फैसिलिटी है। वहीं दूसरा कंट्री क्या करता है कि अपनी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी तो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे, वहीं उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है ताकि वो अपनी जो स्किल है उसको अच्छी जगह यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, किसका, गुड्स और सर्विसेज का। तो सोचो ये जो 100 लोग नहीं कर पाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा ये 50 लोग करेंगे। तो ये रोल होता है एजुकेशन और हेल्थ का, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल बोला गया कि आप यदि लोगों को अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देंगे तो ह्यूमन कैपिटल होंगे, अदरवाइज वो वैसे नॉर्मल पीपल या आप ये मानो लाइबिलिटीज़ होंगी। और हेल्थ और एजुकेशन देंगे तो वो क्या होंगे, उनकी एसेट होंगी। तो अब हमने ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस कर लिया। फिर से मैं समराइज कर देता हूँ जल्दी। लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आप जोड़ सकते हैं, लैंड, वाटर, एनवायरनमेंट हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। लेबर, लेबर में हमने जोड़ा स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, क्योंकि किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए क्या चाहिए, आदमी तो चाहिएगा। मशीन होगी तो मशीन को चलाने के लिए भी आदमी चाहिएगा, या और जो मैनुअल वर्क है उसके लिए भी आदमी चाहिएगा। फिजिकल को हमने 2 पार्टों में बांटा, फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स में हमने टूल्स, मशीन, यानी जिनको एक बार फिक्स कर दिया और सालों साल वो फिक्स रहती हैं और प्रोडक्शन देती रहती हैं, वो हो गया आपका फिक्स्ड। वर्किंग क्या है कि कुछ समय के लिए, वर्किंग में हमने रॉ मटेरियल और मनी, ये कुछ समय के लिए इनका एग्जिस्टेंस होता है। रॉ मटेरियल को जैसे ही आप इनपुट के तौर पे यूज करेंगे, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसके बाद में इसका रूप बदल जाएगा। इसका मतलब फिजिकल कैपिटल में वर्किंग और फिक्स्ड में क्या अंतर हुआ कि ये देखो कई सालों तक रहती है फिक्स्ड, और जो वर्किंग कैपिटल है उसका एग्जिस्टेंस कुछ समय के लिए है। तो ये इसमें बेसिक डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल को मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन कैपिटल कब होगा, जब आदमी को आप अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल्ड ट्रेनिंग दो, आप अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दो। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, ह्यूमन कैपिटल के लिए या ह्यूमन कैपिटल के निर्माण के लिए अच्छी होंगी। चलते हैं आगे। ये है फार्मिंग पैटर्न इन रूरल एरिया, ये है आपका फार्मिंग पैटर्न इन रूरल एरिया। इस स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज। देखो लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी एरिया या किसी भी रीजन की जो लैंड होगी वो तो फिक्स होगी। ये तो है नहीं कि भाई जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वैसे ये ग्रो करे, तो ये सब तो है नहीं। तो इससे समस्या क्या आती है कि जैसे मानो किसी वर्ष, जैसे मानो 1950 में यहाँ की पॉपुलेशन थी 100, एग्जाम्पल के तौर पे है ना, तो 100 लोग थे तब ये इतनी लैंड थी। अब 2020 की हम बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन हो गई 200 हो गई। अब बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 100 लोग जो थे इनमें 70% लोग, 70 to 80% लोग किस में इन्वॉल्व थे, फार्म एक्टिविटी, फार्म रिलेटेड या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। लेकिन जब 100 से 200 हो गए तो बड़ी आयरनी है कि ये तो बढ़ेगी नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, एक मिनट, पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, फिर से बना देता हूँ।
ये हमने डिस्कस किया था, ये 100 थे, 100 से 200 हो गए 1960 और 2020। तो ये लैंड जो है, ये एरिया तो बढ़ेगा नहीं, पॉपुलेशन दुगनी हो गई। अब उस समय 1960 में भी ट्रेंड क्या था कि 70 से 80% लोग किस में इन्वॉल्व थे, फार्म रिलेटेड एक्टिविटी में, और आज भी उतने ही लोग हैं। तो सोचो ये जो रीजन की लैंड कैपिटल है या लैंड मालो लैंड रिसोर्सेज है, इस पर दबाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी बदलेगा। अब पैटर्न बदलेगा तो होगा क्या कि ऐसा तो है नहीं कि ये सारा जो रीजन है, ये जो सारा रीजन है, इसमें सिर्फ लैंड एक्टिविटी या फार्म एक्टिविटी होती हैं, ऐसा तो है नहीं। कुछ ऐसी भी लैंड होती हैं जिसमें रिवर होगी, वेस्ट लैंड जिसको बोलेंगे हम, वेस्ट लैंड है वो सारी। कौन सी लैंड होगी? वेस्ट लैंड्स। यानी पहले 1960 के दौर में उनको यूज नहीं किया जाता था, लेकिन चूंकि अब जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज सेम है, तो आदमी क्या करेगा, जो वेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट कवर हो या आप कुछ भी मानो, उनको क्या करेगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए यूज करना लग जाएगा। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी चैलेंजेबल है और हमारी इकोलॉजी के हिसाब से भी सेंसिटिव है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि लैंड जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे कम होते चले जा रहे हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या करें? लैंड रिसोर्सेज जो हैं या फार्म एक्टिविटी, आपने सुनी होंगी, पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के सेक्टर हैं, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। तो करना क्या है कि आज हमारा जो पैटर्न है वो धीरे धीरे हालांकि बदल रहा है। जब आज़ादी के समय हमारे यहाँ पैटर्न था 70 से 80% लोग इस सेक्टर में इन्वॉल्व करते थे, लेकिन आज ये पैटर्न बदल रहा है। कुछ लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वो इस सेक्टर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है, टर्सरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आती हैं, सारी बैंक रिलेटेड, इंश्योरेंस, रेलवेज वगैरह, टीचर वगैरह, सब ये सब हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका इलाज, इसका सॉल्यूशन यही है कि लोगों को आप ट्रेनिंग दें, स्किल्ड करें, ताकि ज़मीन पर जो दिन पे दिन दबाव बढ़ता जा रहा है किसका, फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, उसको कम किया जा सके। यानी इसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आए, या फार्म रिलेटेड एक्टिविटी के साथ आप जो रिलेटेड एक्टिविटी है, मतलब इसकी एलीड जो एक्टिविटी हैं जैसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज, इन सारे एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है मल्टीपल क्रॉपिंग। अगले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे। इसमें जो लैंड एरिया होता है उसको मेज़र करने का या उसे मापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, दैट इज हेक्टेयर। वो क्या है? हेक्टेयर। याद रखिएगा, हम स्टैंडर्ड रूप में यदि किसी ज़मीन को नापेंगे तो वो क्या होगा? हेक्टेयर। वैसे तो ज़मीन को मापने के और भी क्या बोलते हैं, देसी या लोकल तरीके होते हैं, जैसे बीघा चलती हैं, नाली चलती हैं, ये कई चीज़ें इसमें चलती हैं। तो हेक्टेयर का मैं मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। हेक्टेयर होता कैसे है? जैसे हेक्टेयर को यदि आप मानोगे, नापोगे, तो 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, ये पूरा एक हेक्टेयर होगा। मतलब 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 मीटर ये, 100 मीटर ये। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि हेक्टेयर को कैसे मापा जाता है। अब आप जब भी कहीं ओपन फील्ड में जाएं तो आप देखें कि ये दूरी लगभग कितने मीटर होगी, ये कितनी होगी, ऐसे पूरा आप एक आकलन करें, एक अनुमान लगाएं। इससे आपका जो आंकने का या जो मेज़र करने का जो सेंस है वो डेवलप होगा। दूसरा फिर हम शिफ्ट करते हैं हमारे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन होगी टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। मीन्स ये किसी ज़मीन का टुकड़ा है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। देखो, जैसे ये किसी ज़मीन का टुकड़ा है, एक साल ये किसी किसान के पास है। एक साल के दौरान होगा क्या कि एक किसान जो है वो इसमें अलग अलग महीनों में अलग अलग तरह की
क्या करेगा? खेती करेगा। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पालमपुर का। पालमपुर को आप रिलेट कर सकते हैं वेस्टर्न यूपी के किसी गांव से। कहाँ से? वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी के किसी गांव से। तो वहाँ का कल्चर कैसा है? वहाँ 3 प्रकार की खेती करते हैं वो लोग। पहला है आपका खरीब, 1 मिनट, पहला है आपका खरीब, पहला हो गया आपका खरीब। दूसरा हो गया आपका रवि। तीसरा हो गया आपका जायद। इंपॉर्टेंट है तीनों के नाम, नोट डाउन कीजिएगा, जायद। अब मैं तीनों की जो फसल है उनको बताऊंगा और उनके जो महीने होते हैं, किस महीने में ये बोए जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और फिर क्यों ये सब चीज़ें या मल्टीपल क्रॉपिंग बढ़ी, इसके कारण और इसके परिणाम और इसके जो भी चीज़ें होंगी वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं खरीब। खरीब जो है वो बोई जाती है मानसून सीजन में, या आप ये बोलो जो रेनी सीजन होता है पूरा, उसमें बोया जाता है। रेनी सीजन में, रेनी सीजन में जब बारिश कब होगी हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाता है जून टू सितंबर माना जाता है ना, जून टू सितंबर। तो जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर में ये फसल बोई जाती है। इसकी जो फसल होती है, प्रमुख फसल जो होती है, वो होती है आपकी ज्वार, बाजरा, ज्वार और बाजरा। ये फेमस फसल हैं इस समय की फेमस क्रॉप्स हैं। ये जो क्रॉप्स पैदा करते हैं इनमें ज़्यादा सरप्लस होता नहीं है और किसान इनका मार्केट में इनको सेल नहीं कर सकता, इनको कम मात्रा में बेचता है। क्यों? क्योंकि ये जो खरीफ की फसल है इनको सबसे ज़्यादा किस में यूज़ किया जाता है? कैटल को फीडिंग करने में। जो कैटल जो किसान पालते हैं उनको फीड करने में यूज़ कर लेते हैं, मतलब उनको चारा खिलाने में यूज़ कर लेते हैं। तो हो गया आपका खरीफ का मैंने महीना बताया, फसल बताई। दूसरा, अब हमने, क्योंकि रेनी सीजन का मतलब लगभग सितंबर ख़त्म हो गया, अब चलेंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर टू दिसंबर, इन 2 महीनों में, यानी रवि और जो खरीफ है, इसके बीच में किसान अलग अलग तरह की फसल बोता है। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन कर लेगा, वेजिटेबल जैसे आलू, टमाटर, ऑनियंस, ये सब उगाएगा और उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। तो ये हो गया आपका क्या? जायद की फसल, तीसरी फसल जो हुई। फिर आ गया आपका विंटर सीजन। विंटर सीजन में किसान जो फसल बोता है वो होता है रबी। रबी की फसल के जो प्रमुख फसल हैं वो हैं आपके गेहूं, वीट, आपके चने, ग्राम, और आपके जौ, और आपके सरसों, मस्टर्ड, क्या हो गया आपके? मस्टर्ड। तो ये सब चीज़ें कब बोता आदमी? रबी की फसल में। तो ये मैंने आपको मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में बताया। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, एक ज़मीन के टुकड़े में किसान एक ही साल में अलग अलग फसल जो बोता है उसको बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे किसान की आर्थिक जो स्थिति है वो सुधरती है, ज़मीन की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट हुई। अब जो मल्टीपल क्रॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा क्यों? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है इरिगेशन फैसिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इरिगेशन फैसिलिटी। देखो, पहले के समय में, यानी हम पर्टिकुलर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी 1960s से पहले, तो पहले किसान मल्टीपल क्रॉपिंग इतनी नहीं कर पाता था। जैसे मानो ये एरिया है तो यहाँ पहले किसी को 10 क्विंटल पैदा हो रहा है, तो आज के ज़माने में किसान ने यहाँ अपनी टेक्नोलॉजी, यहाँ अपने फर्टिलाइज़र्स और अपने
हाई यील्ड जो सीड हैं उनसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और 10 को वो लेके गया 50 गुना तक, 5 गुना तक बढ़ाया उसने। तो ये सब किसकी मदद से हुआ? इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी की मदद से। अब इरिगेशन बढ़ा क्यों? इरिगेशन को बढ़ने का कारण, सबसे बढ़िया जो कारण था वो था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जब से किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंचने लगी है, तब से किसान इरिगेशन फैसिलिटी या इरिगेशन का जो कवर एरिया है उसको भी दिन पे दिन बढ़ा रहे हैं। इससे पहले लोग क्या करते थे? ज़्यादातर डिपेंड हुआ करते थे रेनी सीजन पर, रेन पर, यानी रेनी सीजन की जो क्रॉप होती थी वो खूब होती थी, बाकी क्रॉप किसान नहीं उगाते थे। इलेक्ट्रिसिटी से हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ और टेक्नोलॉजी आई, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल चलन में आए। ट्यूबवेल से हुआ क्या? किसान ने जो अंडर ग्राउंड वाटर है उसका एक्सट्रैक्शन शुरू कर दिया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर सिंचाई करना शुरू कर दिया। तो अब इसके बुरे परिणाम क्या होंगे? बुरे परिणामों से पहले हम थोड़ा सा ट्रेंड और डिस्कस करेंगे। हमारा जो इंडिया है उसका जो ये नॉर्थ वेस्ट और इधर का जो पार्ट है, यहीं इरिगेशन फैसिलिटी होती है किससे? ट्यूबवेल से। कुछ जो रिवर वैली है वहाँ सिंचाई होती है कैनेल से, यानी नहरों से। पर जो हमारा प्लेट्यू एरिया है, दक्कन प्लेट्यू, आपने इंडिया के फीचर्स में मैंने वीडियो में बताया था, पूरा फिजिकल जो फीचर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बहुत कम है, यानी वहाँ वाटर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के सारे लोग जो हैं वो मल्टीपल क्रॉपिंग को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी उनके पास नहीं होगी, वाटर ही नहीं है। तो यहाँ जितनी भी फसल होगी वो कौन से सीजन में होगी? रेनी सीजन में। ये हमारे यहाँ का ट्रेंड हुआ। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो इरिगेशन फैसिलिटी, इससे होगा क्या कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो दिन पे दिन नीचे चला जा रहा है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन, यानी सॉइल जो है या मिट्टी जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन होता है, वाटर लॉगिंग की फैसिलिटी, वाटर लॉगिंग, एक मिनट मैं सारी फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहला हो गया आपका लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। तीसरा हो गया आपका अंडरग्राउंड वाटर की फैसिलिटी, क्योंकि अंडरग्राउंड जो वाटर है वो क्या जा रहा है? दिन पे दिन नीचे जा रहा है। चौथा है आपका वाटर लॉगिंग, क्योंकि वाटर लॉगिंग क्या होता है कि किसान को यदि अच्छी सारी फैसिलिटी मिल रही है तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखता कि ज़्यादा पानी भी मिट्टी की गुणवत्ता को कम करेगा और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में जमा होकर इस मिट्टी को ख़राब कर दे रहा है। चौथा है पांचवा है फॉरेस्ट इरोजन, या फॉरेस्ट का विनाश हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि आदमी को सारी फैसिलिटी जब बराबर मिलेंगी तो सोचो, पहले आदमी यहाँ एक्टिविटी करता था, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यहाँ फॉरेस्ट कवर था, तो धीरे धीरे उसके मन में लालच आएगा, वो फॉरेस्ट कवर को काटेगा और सारी ज़मीन को किस में यूज कर लेगा? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। आज हमारे वेस्टर्न पार्ट जो है किसका? यूपी का, वहाँ किसी प्रकार की कोई ज़मीन खाली नहीं पड़ी है, सारी वहाँ वेल इरिगेटेड है और आदमी वहाँ अपने सारी जो सीमाएं हैं लालच की उसको पार कर कर इरिगेशन की फैसिलिटी का फ़ायदा उठाकर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रहा है? दिन पे दिन खेल रहा है। तो हमें इसमें एक बैलेंस बिठाना है, हमें प्रोडक्शन भी करना है लेकिन हमें हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने कई मल्टीपल डायमेंशन डिस्कस कर लिए। अगला है आपका मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इस पॉइंट को हम दोनों को मिलाकर डिस्कस करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड और इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड और इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन, दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। पहले की क्या बात है इसमें? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब ये हो गया कि
पहले के समय में, यानी हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं 1960s। क्यों? क्योंकि 1960s में हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, चलो बाद में डिस्कस करेंगे ना। 1960s में आया क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या? ग्रीन रिवॉल्यूशन में सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसानों को हाई यील्ड सीड, हाई यील्ड मतलब पैदावार, हाई यील्ड सीड उनको दिए। उससे हुआ क्या कि जो किसान जो ट्रेडिशनली जो सीड्स यूज करते थे, जैसे मानो 1960s से पहले ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इस एरिया में ए में और ये बी में, यहाँ एक किसान ट्रेडिशनली अपना वो बोता था क्या? सीड्स। तो जैसे उसने सीड्स बो दिया ट्रेडिशनली, और इसमें हो गए HYV यानी हाई यील्ड सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड। तो इसकी जो पैदावार थी इसके कंपेयर में बहुत कम होगी। कैसी होगी? कम, लेस। और ये जो ए जो है, ए में ध्यान रखना कौन से सीड्स हम बोल रहे हैं? ट्रेडिशनली। इनको कम पानी चाहिए। कैसा चाहिए? कम पानी। और इनको ज़्यादा पानी चाहिए, यानी इरिगेशन इनमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इनको यूज नहीं करते। इनमें काऊ डंग यानी जो कच्चा गोबर, जो गोबर होता है, गोबर खाद, वो यूज किया जाता है, जो कि किसान को बाहर से खरीदने की किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके घर में तैयार मिलेगा। दूसरे पार्ट में हम देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, आप पेस्टिसाइड यूज करो, इरिगेशन आप बढ़िया यूज करो, जैसे ड्रिप सिस्टम हो। और इसके अलावा फार्म जो मशीनरी है, इस जो नए मेथड में है, मॉडर्न में जो है मशीनरी यूज होने लगी। यहाँ लोग अपने बैलों से हल जोतता था, यहाँ ट्रैक्टर, कंबाइन जैसी मशीनें आ गई। तो ये फर्क था मल्टीपल और मॉडर्न फार्मिंग में। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का फर्क पूछा जाता है, इनका डिफरेंस। तो हम सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं साथ। ये सब इम्पैक्ट किसका है? ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ही सरकार ने हाई यील्ड वैरायटी सीड को इंट्रोड्यूस किया, टेक्नोलॉजी या फार्म मशीनरी पर पैसा खर्च किया, विभिन्न प्रकार की फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पर सब्सिडी चालू की और उसको किसानों से अवगत कराया। रिजल्ट क्या हुआ कि आप ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ करेंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इसमें क्या होगा? इसमें प्रोडक्शन कम होगा, लैंड एरिया भी कम था, तो इसमें लोग इतने इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, तब से लोगों ने क्या किया? फार्म एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन आया कहाँ कहाँ? आपके हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, याद रखना, 3 जगह इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले इनिशियली 1960s में, यानी 1962, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इसमें जो मेजर जो क्रॉप इन्होंने फोकस की वो थी आपकी वीट और आपका राइस। क्यों इनको फोकस किया? क्योंकि पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही थी, और अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिशनली तरीके से जो पैदावार था, जो प्रोडक्शन का लेवल था, वो कम था। तो कैसे जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, इसके लिए आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें इंटरेस्ट लिया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स अपनाए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने डिस्कस किए, HYV सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, मशीनरीज हो गई और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हो गई। ये सब चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग में आपका अंतर पता होना चाहिए। और इसमें इसका बुरा नुकसान क्या हुआ? वही इकोलॉजी का कंसर्न हुआ। जैसे पंजाब वाला रीजन जो है, क्योंकि राइस जो है, राइस को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? वाटर। अब पंजाब वाले रीजन में वाटर की फैसिलिटी तो है नहीं, अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है। यहाँ से क्या निकाली गई? कैनाल, नहर निकाली गई, और नहरों के पानी का लोगों ने अंधाधुंध इस्तेमाल किया। इससे हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो डिसबैलेंस होगा। तो ये हमारी कंसर्न है इसमें। तो आपको इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट में आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे।
तो इसका जो दिया हुआ वर्क है वो मैं आपको मैप वर्क इसमें दे दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको पंजाब हो गया आपका, पंजाब के साथ आपको हरियाणा और यूपी, वेस्टर्न यूपी को आप अलग कलर से लोकेट करेंगे, मैप पर दर्शाएंगे इन चीज़ों को। दूसरा आपका दक्कन प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर का प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर का हो गया। आपको फिर ये तो हो गया इतना, इस मैप से दर्शाना है। आप कुछ रिवर्स में आपको दर्शाना है, सतलज, आपको रावी, और रावी हो गया, सतलज हो गया, और यमुना। ये रिवर्स आप मैप पर दर्शाएंगे और इसको फिर अपने होमवर्क में सबमिट करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर डिस्कस।